हेलो बच्चों। एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट 2024 में आई वैकेंसी की अभी एग्जाम डेट आ चुकी है और एग्जाम भी एकदम सर पर है। सर पर का मतलब अभी ओनली लास्ट के 20 दिन अपने पास बचे। तो इन 20 दिनों के अंदर आपको कैसे तैयारी करनी है, क्या चीजें नहीं करनी है, कितना सिलेबस आपका हो गया, उसको एनालिसिस कैसे करेंगे, मॉक टेस्ट आपने दिया तो उसका एनालिसिस कैसे करना है, कितने मॉक टेस्ट अभी लगाने हैं, ठीक है, इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। और एग्जाम के अंदर आपका सेप स्कोर क्या हो सकता है, कितने सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करके आने हैं, इन सारी आपकी जितने भी डाउट्स होंगे उन सब का सॉल्यूशन इस एक छोटे सी वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगा। तो आपको लास्ट तक इस वीडियो के साथ बने रहना, हर एक चीज को ध्यान से समझना, उसके बाद आपको अपनी पढ़ाई में लग जाना है। कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखो, इस वीडियो के अंदर आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। तो अगर हम बात करें, अभी जो एनटीपीसी का अंडर ग्रेजुएट का एग्जाम है वो 7 अगस्त से स्टार्ट होगा और 8 सितंबर यानी करीब करीब 1 महीने तक आपका एग्जाम चलने वाला। तो जरूरी नहीं कि आपका एग्जाम 7 अगस्त को हो जाए या फिर 8 सितंबर, किसी भी डेट को हो सकता है 7 अगस्त से लेके 8 सितंबर के बीच में। ठीक है। तो जिसका एग्जाम लास्ट में होगा उसके पास थोड़ा टाइम ज्यादा होगा, जिसका एग्जाम पहले होगा उसका पास टाइम अभी 20 दिन बचे हैं। तो ऐसे मत मानना कि जिसका एग्जाम लास्ट में उसके लिए आसान होगा, पहले है उसके लिए मुश्किल होगा। पेपर सबके लिए एक जैसा होगा, बाहर किसी का कोई पेपर नहीं आएगा। आप उसके चक्कर में मत पड़ना कि पेपर बाहर आ जाएगा, ऐसा कुछ एकदम सही से पेपर होने वाला है, उम्मीद यही रखेंगे और सारी चीजें सही से चलेगी। तो आपका अब जो तैयारी है वो आपको 5 अगस्त के हिसाब से होनी चाहिए। 6 अगस्त यानी आपको एग्जाम देने जाना होगा तो एक दिन वहां लग गया, 7 अगस्त को आपका पेपर हो जाएगा। ठीक है। तो ये एग्जाम डेट ध्यान रखो, 7 अगस्त 8। अभी मेरे ख्याल से सबके पास वो नोटिफिकेशन या मेल आ चुका होगा कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो चुका है। ठीक है। एक बार आप स्टेटस जाकर चेक कर लो। और इसका जो एडमिट कार्ड वगैरह वो एग्जाम से 4 दिन पहले आएगा। सीटी वगैरह आपको एग्जाम से 10 दिन पहले बता देगा। मतलब अगर किसी का एग्जाम 7 अगस्त को है तो उससे 10 दिन पहले आपको पता चल जाएगा कि आपका एग्जाम किस सिटी के अंदर है। और 4 दिन पहले आपको वो सेंटर भी दिखा देगा, एडमिट कार्ड भी आपके पास आ जाएगा। तो देखो, अगर हम बात करें वैकेंसी की, वैकेंसी आपकी आई थी 2024 सितंबर के अंदर। और इसमें टोटल देखो पोस्ट है, लेवल 2 और लेवल 3 दो कैटेगरी में है। लेवल 2 के अंदर 1423 पोस्ट है, लेवल 3 के अंदर 2022। कुल मिला के 3444 पोस्ट है। और इसमें जो फॉर्म भरने वाले लोग हैं वो लगभग लगभग 65 लाख प्लस लोगों ने फॉर्म भरा था। तो आपको कंपटीशन भी तगड़ा रहने वाला है। तो आपको ध्यान से हर एक चीजों को पढ़ना है और एग्जाम के टाइम बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना है। तो देखो, अगर एग्जाम का पैटर्न एक बार फिर से आपको बता दें, आप सबको पता है कि प्री के अंदर जीके के 40 सवाल आएंगे, मैथ के 30 सवाल आएंगे, रीजनिंग के 30 सवाल आएंगे, टोटल मिला के 100 सवाल होंगे। और आपको जो टाइम मिलेगा वो 90 मिनट का मिलेगा। टाइम का विशेष कर ध्यान रखना, ऐसा मत सोचना 2 घंटे हैं। टाइम आपका 90 मिनट मतलब 1.5 घंटे का टाइम है। लगभग लगभग देखोगे तो एक सवाल करने में 1 मिनट से भी कम टाइम आपको देना पड़ेगा। 90 मिनट में 100 सवाल करने पड़ेंगे। तो जीके में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन मैथ और रीजनिंग में ध्यान रखना, टाइम किसी भी सवाल पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है आपको एग्जाम के अंदर। और अभी जब आप मॉक प्रैक्टिस कर रहे हैं तब भी आपको वो टाइम का एनालिसिस किया करो कि आपने किस सवाल में कितना टाइम दिया, किस में कम दिया। अगर किसी सवाल में कम टाइम की ज़रूरत है, आपने अगर ज़्यादा टाइम दिया तो वो गलत है। उसको आपको टाइम को मैनेजमेंट करना पड़ेगा। तो अभी लास्ट के 20 दिनों में यही छोटे छोटे काम करने हैं। और फिर हम बात करें कि अभी जो आपने जितना सिलेबस कवर किया है, अभी आपको पता है कि एनटीपीसी ग्रेजुएट का टीयर 1 यानी सीबीटी फर्स्ट एग्जाम हो चुका था। उसी के हिसाब से अगर मैं टॉपिक वाइज बात करूं मैथ सब्जेक्ट के अंदर कि भाई किस टॉपिक से कितने कितने सवाल आए, ताकि आपको पता रहे कि हमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है, किसको सबसे पहले कवर करना है। इनमें से कोई टॉपिक रह तो नहीं गया है, अगर रह गया अपना टॉपिक वीक है तो इसको वापस पढ़ना है। तो देखो, सबसे मेन टॉपिक कौन से होंगे। सबसे पहले तो नंबर सिस्टम, इसके 3 से 4 सवाल आपको मिल जाएंगे। सिंप्लीफिकेशन के 2 से 3 सवाल। सिंप्लीफिकेशन में बेसिक बेसिक सी सिंप्लीफिकेशन आती है, वहां पर हड़बड़ी में आपको गलत मत करना है, सवाल को ढंग से पढ़ना है और उनको बोर्ड मास के रूल के हिसाब से अप्लाई करना है। ठीक है। अगर उसमें कोई भी घातांक करने वाला कोई सवाल आता है तो उसको सही से पावर कैलकुलेट करके आंसर करना है। इसके बाद देखो, ज्यादा सवाल आते हैं अपने पास में, परसेंटेज के हो गए, रेशियो प्रोपोर्शन के ज्यादा सवाल आने ही आने हैं। इसके तो 100% 2 से 3 सवाल आपको मिल ही जाएंगे। फिर देखो, मेंसुरेशन के डायरेक्टली फॉर्मूले, मेंसुरेशन में क्यूब, क्यूबेड, सिलेंडर, कौन, ठीक है, बेलन, शंकु, घनाभ, घन, इनके डायरेक्ट सवाल आते हैं फॉर्मूले बेस्ड। तो आपको याद होना चाहिए गोले का फोर एरिया क्या, टोटल टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, आयतन कैसे निकालते हैं। तो मेंसुरेशन के सारे फॉर्मूले पढ़ लेना। टाइम एंड वर्क के आपको 1 से 2 है सवाल आएंगे आगे, सिंपल इंटरेस्ट के और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों को मिला के इसमें ज्यादातर अब एनटीपीसी में देखा गया सीए के सवाल था। तो 2 से 3 सवाल मिलेंगे। ज्योमेट्री के ट्रिग्नोमेट्री ज्यादा सवाल नहीं आ रहे,
स्टैटिक एंड प्रोबेबिलिटी के स्टैटिक्स के 1-2 सवाल आ ही रहे हैं। स्टैटिक्स का तो फिक्स है, 1 सवाल तो आना ही आना है कम से कम, और इससे ज्यादा 2 भी आ सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस, तो अभी देखो आपको मैथ के अंदर मेन ये टॉपिक ध्यान रखना है। एक तो नंबर सिस्टम, दूसरा सिंप्लीफिकेशन, रेशियो एंड प्रपोर्शन, मेंसुरेशन, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट लॉस, SICA। ये देखो कितने टॉपिक हो गए, 2 4 6 2 8। मैथ के अंदर ये 8 टॉपिक तो आपके मजबूत होने ही होने चाहिए। ठीक है, अगर आपने ये सब कुछ ढंग से पढ़ रखा है, अगर इनमें से कोई भी टॉपिक अभी तक पीछे है, तो सबसे पहले तो इन टॉपिक में से पढ़ो, दूसरी चीजें बाद में पढ़ना गणित के अंदर, क्योंकि आपको अब वही चीजें पढ़नी जहां से सवाल ज्यादा आने की प्रोबेबिलिटी है। समझ आई बात? ठीक है, अब बात करें आगे रीजनिंग की। तो देखो रीजनिंग में कौन से टॉपिक से ज्यादा सवाल आएंगे, तो पहले देखो एनालॉजी से 3 से 4 सवाल मिल जाएंगे आपको, कोडिंग डिकोडिंग से 3 से 4 सवाल मिलेंगे, नंबर एंड अल्फाबेट सीरीज से 2-3 सवाल, और मैथमेटिकल ऑपरेशन से 2-3 सवाल। मेन तो ये 4 टॉपिक आपको ध्यान रखना ही रखना है। ठीक है, उसके अलावा पजल, पजल के भी आपको 2-3 सवाल, सिटिंग अरेंजमेंट के भी 2-3 सवाल आपको मिल जाएंगे। ठीक है, एनालिटिकल रीजनिंग के भी 2-3 सवाल हैं। ये सारी चीजें आप ध्यान रखना, इनसे ज्यादा सवाल आते हैं। सबसे पहले ये वाले टॉपिक कवर करने, अगर कोई भी इनमें से टॉपिक रह गया तो सबसे पहले ये पढ़ो, उसके बाद बाकी वाला टॉपिक। डायग्राम वाले कम ही पूछते हैं, लेकिन ये 3-4 चीजें ध्यान रखना। ठीक है, चलिए इसके बाद अगर मैं बात करूं जीके जीएस की, जनरल नॉलेज का जो पेपर होगा 40 नंबर का पेपर होगा, तो इसमें क्या है कि मेन है करंट अफेयर। करंट अफेयर का आपको 10 से 12 सवाल, इसमें आप ज्यादा दूर का मत पढ़ो, करीब पूरे 1 साल का पढ़ लो। यानी अभी जैसे अगस्त में एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, तो फिर आपको 1 साल पहले के पहले का पढ़ लो। अभी से 1 साल पहले पहले जितने जितने हुए उसमें भी इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ो, कि सरकार ने कौन सी योजना लेके आए हैं, क्या चीजें इंटरनेशनल के रिलेशन के हिसाब से काम हुई है, या फिर जो जितने भी युद्ध अभ्यास वगैरह हैं उन सब चीजों को पढ़ो, या फिर कोई भी समिट हुआ है जैसे G7 G20, इन सब के बारे में पढ़ लो। तो पहले ये पढ़ना है, और फिर ये भी पढ़ो करंट अफेयर के अंदर कि कौन सी बुकें हाल ही में लिखी गई है, कौन किसका प्रमोशन हुआ है, जितने भी यहाँ पर न्यूज से रिलेटेड हैं या फिर पुरस्कार से रिलेटेड हैं, अलग अलग फील्ड में अलग अलग पुरस्कार हुए हैं, वो सारी चीज़ आपको पढ़नी। उसके बाद में आपको मेन चीज़ ध्यान रखना है जनरल साइंस पर। जनरल साइंस के 7-8 सवाल आते हैं, तो दूसरी चीज़ इस पर ध्यान रखो, इसमें भी खास करके बायोलॉजी एंड फिजिक्स पर ध्यान दो, केमिस्ट्री से कम ही सवाल आते हैं। उसके अलावा कंप्यूटर के सवाल आते हैं एंड स्टैटिक जीके। कंप्यूटर के आपको 2-3 सवाल मिल जाएंगे, और स्टैटिक जीके के 5 से 7 सवाल आपको मिल जाएंगे। तो इसमें भी मेन आपको करंट अफेयर, जनरल साइंस, कंप्यूटर एंड स्टैटिक जीके, पहले ये 4। अब स्टैटिक जीके को आपको पढ़ते रहो, इसमें से सवाल बनेंगे। इसके अलावा भी आपको देखो पॉलिटी पढ़ना है, 2-3 सवाल आएंगे, इकोनॉमी पढ़ लेना, एंड ज्योग्राफी और हिस्ट्री, ये 4। ठीक है, इसके अलावा जो इतने है ना लिटरेचर वगैरह, 1-8 सवाल आता है अपने पास में, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, 2-3 सवाल इसमें से आ जाते हैं। तो फिर देखो यहाँ तो अपने को हाथ पैर मारने से जरूरत नहीं है कि अपन यहाँ से बहुत ज्यादा वाइड में पढ़ना पड़ेगा, सवाल आपको मिला नहीं मिला, लेकिन इन चीजों से जरूर आपको सवाल मिल जाएगा। ठीक है, तो ये पैटर्न जरूर ध्यान रखो, मेनली जो टॉपिक है उसके बारे में बात करनी थी। अब देखो आपको कि एग्जाम में कितने सवाल आपको अटेम्प्ट करने हैं और आपका सेफ स्कोर क्या हो सकता है, इसके बारे में बात करें। देखो प्री का अभी पेपर होगा CBT 1, ये जो सिलेबस आपको पता ही है पैटर्न। तो जीके के अंदर अगर आपने 25 प्लस सवाल सही कर दिए, 25 प्लस सवाल सही कर दी, अब देखो 1-2 ऊपर नीचे होगा कोई दिक्कत नहीं, टारगेट अपना इतना रखो कि अपने सवाल 25 प्लस करने हैं। ठीक है, गणित के अंदर 27 प्लस, इसमें देखो मैक्सिमम लोगों को 30 में से 30 भी नंबर लाने पड़ेंगे, कि अगर जीके में कम आ रहा है तो इसको ज्यादा खींचो, रीजनिंग को ज्यादा खींचो। रीजनिंग में यहाँ 28 प्लस मैंने लिखा है, लेकिन आप 30 कर सकते हैं, मैथ के अंदर 30 कर सकते हैं, जीके में अगर 25 जगह 20 भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें पूरा कर लो दोनों में। तो सैप स्कोर इतना इतना मैंने लिखा है, ओवरऑल अपने 80 प्लस बन जाएंगे, तो आपका सैप स्कोर होगा। क्योंकि देखो 12th लेवल जो अंडर ग्रेजुएट है, इसमें कंपटीशन ग्रेजुएशन वाले से ज्यादा है, क्योंकि इसके अंदर फॉर्म ग्रेजुएशन वालों ने भी भरा है, 12th वालों ने भी भरा है, और ग्रेजुएशन वाले ऑलरेडी एग्जाम दे चुके हैं, तो उनको थोड़ा सा ये पता चल गया कि किस टॉपिक से कितने सवाल आते हैं, तो उनको 1 महीने से ये चीजें पढ़ रहे हैं सबके सब। ठीक है, तो ये बात है, सबको ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ पर कि आपके एनालिसिस के हिसाब से कि अभी आपने सिलेबस में कितना कंप्लीट कर लिया। कुछ नए बच्चे जो अभी अभी तैयारी करी थी इसी साल के अंदर, तो आपको ये देखना है कि आपका सिलेबस कितना हो गया है, जितना आपने एनटीपीसी के अंदर सिलेबस दे रखा आपका कितना हो गया है।
ठीक है, ये चीजें एनालिसिस करो कि मेरा ये टॉपिक अभी तक बाकी है, तो वो देखो। अब आपका जो टॉपिक बाकी है और उसमें से ये देखो कि उस टॉपिक से कितने सारे सवाल आए। जैसे मैंने अभी ये बताया था ना कि भाई कौन से टॉपिक से कितने कितने अपने पास सवाल आ रहे हैं, तो वो चीजें देखो कि मान लो कि आपका टॉपिक बाकी है अलजेब्रा, और अलजेब्रा से एक दो सवाल दिख रहे हैं, और आपका टॉपिक बाकी है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, वहां से 2 से 3 सवाल आ रहे हैं। तो अलजेब्रा टॉपिक बड़ा, सवाल कम आ रहा है, रेशियो से सवाल ज्यादा आ रहा है, तो इसके बजाय पहले इसको कंप्लीट करना है। समझ आ रही है बात? तो इस हिसाब से देखो कि आपका कौन सा टॉपिक बाकी रह गया और उसको आपको अभी कंप्लीट करना है। तो किस सीक्वेंस में कंप्लीट करेंगे वो चीजें ध्यान रखो। ठीक है, तो जो पीछे जो भी टॉपिक बचा है ना, चाहे मैथ में हो, चाहे रीजनिंग में हो, चाहे जीके में हो, तो आप पहले वो देखो उसका वेटेज कितना, उस हिसाब से आपको कंप्लीट करना है। उसके बाद ये देखो कि आपने सिलेबस में एक बार पढ़ तो लिया, लेकिन फिर भी अपना वीक है कि आपने एक ऐसे टॉपिक को पढ़ लिया जिसका वेटेज अच्छा है। जैसे मान लो आपने परसेंटेज पढ़ा है और उससे 2-3 सवाल आते हैं, लेकिन अब आपको वो वीक लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि अगर परसेंटेज सवाल आ गए तो मेरे से नहीं बनेगा। अगर ऐसा आपको खतरा लग रहा है तो उस टॉपिक को फिर से रिवाइजन रिवीजन कर लो। ठीक है, तो ऐसे करके अपने सिलेबस कंप्लीट करना है। और रही बात लास्ट के अंदर, अपन मॉक की बात भी कर लेते हैं। मॉक की बात, अब देखो लास्ट के 20 दिन बचे हैं। डेली एक मॉक लगाना कोई जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं कि आप डेली की डेली एक मॉक लगाओ। एक काम करो, आप लास्ट के 20 दिन बचे हैं, आप बस 4 दिनों में एक मॉक लगा कर 5 मॉक लगा दो, बहुत है। 5 मॉक लगाओ, डेली मॉक लगाओगे तो आपका टाइम मैनेजमेंट उतना नहीं बैठ पाएगा। अब 5 मॉक लगाओ, उसमें यही देखना कि आपको रीजनिंग और गणित में कितने कितने टाइम मैनेजमेंट होगा। देखो अब मॉक्स के हिसाब से जो नंबर बढ़ेंगे ना, वो अब नहीं बढ़ने वाले हैं। आपको अब 5 मॉक में ओनली ऑन टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना कि मेरा टाइम मैनेजमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर अभी तक आपका टाइम मैनेजमेंट हो गया तो मैं तो कहूँ 5 की जगह 3 मॉक लगेगा तो अभी बहुत है। क्योंकि देखो मैथ और रीजनिंग, अभी आपको जो टॉपिक में गड़बड़ी लग रही है ना, उसको सबसे पहले रिवीजन कर लो। आपने एक मॉक लगोगे 30 सवाल आएंगे, 30 में पूरी मैथ थोड़ी ना आएगी, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कौन सा टॉपिक वीक है कौन सा नहीं। थोड़ा बहुत आइडिया लगेगा, लेकिन आपको पहले से एनालिसिस करोगे ढंग से कि आपको सिलेबस के हिसाब से, तो आपको पता रहेगा मेरे को कौन सा टॉपिक अब पढ़ना है। ठीक है, वो चीज करेंगे। और जीके के अंदर तो मॉक से कभी नंबर इंक्रीज नहीं हो रहे, ये तो ध्यान रखो। आपको हमेशा थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, तो जीके के अंदर भी देखो आपको कौन सी चीजें आ रही कौन सी नहीं आ रही, उसको फटाफट क्लियर करो। और अभी आप करंट अफेयर और स्टैटिक जीके पढ़ना स्टार्ट कर दो। और इसके अलावा अगर आपके पास थोड़ा सा ऐसे टाइम बच रहा है, तो एक काम करो, एनटीपीसी के जो पेपर आ चुके हैं आंसर के आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, हर जगह पर पड़ी है। तो उसके जो जीके वाले सवाल हैं, कंप्यूटर वाले सवाल हैं, स्टैटिक जीके वाले सवाल हैं, सारे के सारे एक बार पढ़ के चले जाओ। कुछ तो याद रहेगा, उसमें से आएगा सवाल। तो ये सारी चीजें ध्यान रखना। इसके अलावा अगर आपको मैथ में ऐसे लग रहा है कि कोई भी टॉपिक आपका वीक है, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने देखो इस रेलवे पेगासस यूट्यूब चैनल पर, इस चैनल पर आपको लाइव के अंदर आप जाओगे तो यहाँ पर वन शॉट के अंदर वीडियोस है। हर एक टॉपिक वाइज वीडियोस मिल जाएंगे आपको, जिस टॉपिक में जो दिक्कत आ रही है यहाँ से आप पढ़ोगे। यहाँ पर मैंने कोई लंबा खींच नहीं खींचा है, एक एक घंटे के अंदर एक एक टॉपिक को कंप्लीट किया है। जिस टाइप के अभी रेलवे में एग्जाम में सवाल आए थे, उसी तरह से मैंने यहाँ पर कंप्लीट किया है। तो आप जरूर जाना यहाँ पर, अगर किसी टॉपिक में दिक्कत आ रही तो यहाँ से। ठीक है, और अब ये आगे भी क्लासेस चल रही है डेली की शाम को 3 बजे। तो जो जितने टॉपिक मैंने यहाँ पर करवा दिए वो तो ठीक है, अब जो टॉपिक और भी आगे बचे हैं उसी को भी यहाँ पर आपको डेली 3 बजे लाइव मिल जाएगा। तो इस चैनल को भी ज्वाइन कर लो और यहाँ पर आगे कंटिन्यू पढ़ाई कर लो। ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, डेली 1 घंटा दो, एक टॉपिक कंप्लीट करो। ठीक है, तो इस तरह से अपनी स्ट्रेटेजी अपनाओ और एग्जाम को क्लियर करो। तो उम्मीद करूंगा आपको मेरी बात समझ आई। ज़्यादा टाइम खराब नहीं करना, जितना हो सके उतना पढ़ना है। अब डेली देखो आप लोग करीब करीब 2 से ढाई घंटे गणित पढ़ सकते हैं। सुबह के टाइम जल्दी उठकर फिर आराम से काम करो। उसके बाद में आप पहले जीके पढ़ो थोड़ा सा, उसमें भी करंट अफेयर पढ़ो सुबह के सुबह टाइम। फिर आप कुछ काम करो और फिर रीजनिंग पढ़ लो। रीजनिंग में आपको पता है थोड़ा टाइम पढ़ोगे, 1.5-2 घंटे, तब भी आप फटाफट रिवीजन कर सकते हो। उसके बाद शाम के टाइम फिर से जीके पढ़ो, जीके पर थोड़ा ज़्यादा जोर दो। स्टैटिक जीके भी आपको पढ़नी है, करंट अफेयर भी पढ़ना है, और बाकी जो सब्जेक्ट है, हाँ, ज्योग्राफी पॉलिटी, वो भी पढ़ना है। तो फटाफट इसका रिवीजन करो, 20 दिन काफ़ी है। 20 दिन ऐसे मान लो कि अपने धुआंधार पड़ेगा, तो जितना लगाना है इस 20 दिन के अंदर काम लगा दो। क्योंकि देखो मजे तो जिंदगी भर करने हैं। अगर आपने इस 20 दिन के अंदर अच्छे ढंग से मेहनत कर ली तो मेहनत रंग लाएगी, और फिर आगे मौज हो जाएगी जिंदगी के अंदर। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा आपको सारी चीजें समझ आई, और एग्जाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। अच्छा करना, हर तरह से आपकी मदद की जाएगी। थैंक यू।